गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। पढ़ाई उड़ाई अच्छे से चल रही होगी, प्रैक्टिस चल रही होगी। आपने CGL 4 AEDO और SSC यानी CHSL इन सब चीज़ों का आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और SSC+2 लेवल का भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, CGL का भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, सेट्स वगैरह मार रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को आप क्या कीजिए कि आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए। रेगुलर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप में परफेक्शन उतना आएगा, उतनी क्लैरिटी आएगी, भाषा की अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब प्रॉब्लम्स को बनाते हैं तो 10-20 प्रॉब्लम बनाते बनाते आप थोड़ा सा रिटार्डेट कर जाते हैं, थकने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। तो नहीं, आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डेली किया कीजिए। 25 से 30 क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो हम पढ़ाते हैं उसके अलावा, या जो कहीं और से आप टेस्ट वगैरह देते हैं उसके अलावा, आप घर पर जो है ना किसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए इनिशियल दौर में, जब आप फाइनल हो, जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है आपने, कंप्लीट कर लिया है अरिथमेटिक या एडवांस कहीं से, तो आप क्या करें, आप अपने घर पर जो है ना एक चैप्टर्स को, या किसी भी चैप्टर्स के PYQs को डेली लगाने की कोशिश करें, ताकि रिवीजन जितनी अच्छी रहेगी, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि रिवीजन जितनी अच्छी रहती है उतनी ज़्यादा याददाश्त बेहतर रहती है। यानी रोटी को जितनी बार पलटा जाता है तो रोटी उतनी बेहतरीन पकती है। वही पढ़ाई के साथ है कि जितनी बार आप चीज़ों को पलटेंगे, उल्टा पलटी करेंगे, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको परफेक्शन होंगी। इन सब चीज़ों के अलावा आप इंग्लिश, रीजनिंग या इन GS वगैरह पे भी जो है ना रेगुलर वे में ध्यान दीजिए। आप जितनी भी पढ़ाई कर लिए, आगे परीक्षा है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं मार रहे हैं, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हुआ है, या कोई मॉडल पेपर आप नहीं मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमी है। आपको मारना होगा, आपको इन चीज़ों से गुजरना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमने पिछले 4 क्लासेस में आप लोगों को बेसिक्स, पहली पहली क्लासेस में आपको बेसिक, और फिर दूसरी क्लासेस में हमने नेक्स्ट लेवल की बेसिक्स बताई थी परसेंटेज से रिलेटेड। फिर हमने हर क्लास में 20 से 22 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सारे क्लासेस को पहले देखा होगा, समझा होगा, और प्रैक्टिस किया होगा। हर क्लास में मेरा एक ये रहता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएं। क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती है, क्वेश्चन लेना पड़ता है, टाइपिंग वाइपिंग करनी पड़ती है, तो क्लास में थोड़ा डिले ले रहा हूँ। लेकिन आपका सहयोग, समर्थन और सपोर्ट बना रहा बैक साइड से, यदि, तो हम इन क्लासेस को रेगुलर लेंगे। एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लास भी लेंगे, 1 शॉट भी लेंगे चैप्टर्स का। लेकिन हम अपनी तरफ जो जो भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्यारे मित्र, अगर मैं चीज़ों को पढ़ाने लगूँ, और मेरे इसमें चैनल पे ऑनलाइन में आ जाऊँ, पढ़ाने लगूँ, लेकिन बच्चे नहीं हैं अभी, में सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग तो हमारे जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जहाँ जो चीज़ें छूट रही हैं, आपको कैसे चाहिए, क्या चाहिए, तो जब भी आप कमेंट लिखते हैं, कमेंट के थ्रू जब हमें फीडबैक मिलती है आपकी, तो उससे हमारे अंदर एक उत्साह, एनर्जी जगता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें रेगुलर फीडबैक लिखते रहिए, कमेंट्स लिखिए, कहाँ क्या करना है। ऑडियो प्रॉब्लम, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे कमेंट्स पर, हमारे भाई जिन्होंने लिख के भेजा कि सर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, रेगुलर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक है कि आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के इतिहास में बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कंप्लीट कंप्लीट आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक हर चैप्टर्स का डील करूंगा। और हर चैप्टर्स के बाद जब मैं 1 शॉट उसका लूंगा, तो उसमें जितने भी करंट 5 साल के क्वेश्चन, सारे चीज़ों को इनकम्पास करा दूंगा सेट्स में। अगर एक सेट्स एक एक चैप्टर्स के अगर 2 भी हमें 1 शॉट लेने पड़े तो मैं लूंगा। आप इसमें सोचने और घबराने, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहिए, विश्वास कीजिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को अपने यार दोस्तों में भेजिए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, और सब्सक्राइब करिए। जितना आपकी तरफ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलेंगे, हमारे अंदर उतना ही उत्साह आएगा, हम उतनी ही चीज़ों को और क्लियर और अच्छे ढंग से और रेगुलर लेके आ पाएंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को, पहली क्लास में तो हमने बेसिक, दूसरी क्लास में भी बेसिक बताई थी, और हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस के लेवल अच्छे अच्छे थे, जिनमें भाषा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी थी। उसका तीसरे चौथे क्लासेस में, चौथी क्लास में हमने, लास्ट क्लास में आपको इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया। तो आप उसे बार बार जाइए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपसे क्लियर नहीं होंगी।
तो मैं आज चलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल को, अगले क्लास को देखिए, आज के सवाल सबको देखिए। आज के सवाल से जब भी मैं सवाल दूं बोर्ड पे, जब भी सवाल देता हूँ उससे पहले आप क्या कीजिए, उसे पॉज कीजिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें मैंने पहले कराया है और आज भी कराने जा रहा हूँ। बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको उसमें से एक आध दो तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर कर बता रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों से आगे बढ़ें। फिर इसके बाद वन शॉट में सारे तरीके का निचोड़ निचोड़ आएगा, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चीज़ों को बनाएंगे। कैलकुलेशन मेंटली हम कैसे कर पाएंगे, चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन जब भी हम एग्जाम देते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन तो लिखा नहीं रहता, हम वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कहाँ पे, यानी हार्ड प्रिंट पे तो लिखा नहीं रहा, हार्ड बुक पे लिखी हुई तो नहीं रहती है, चीज़ें लिखी कहाँ रहती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे रहती हैं। तो हम तो क्या कर सकते हैं, उस पर लिख नहीं सकते हैं। तो हमें क्या होना होगा कि कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन हमें मेंटली करना होगा, और उस मेंटली कैलकुलेशन के बाद हमें कॉपी पे चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा। लेकिन बहुत सारे 50 to 60-70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, जिनमें आप मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट करके फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जहां आपका समय बचेगा। जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखी हुई क्वेश्चंस है, आप उसी चीज़ को दोबारा अपनी कॉपी पे लिखोगे तो वो टाइम निकले, लेकिन पढ़ाने में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आइए आज के शानदार, ज़बरदस्त और जानदार सवाल को हम लोग देखते हैं। हमारे चैनल को मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, अपने यार दोस्तों में इसे भेजिए। थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे कि क्या है, इसे किस तरह से बनाएंगे। आइए सबसे पहले आप इसे करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई एक तपस्या है, आपको बैठ के पढ़ना होगा, और मैथ्स उससे भी बड़ा तपस्या है, रेगुलर लगना पड़ता है इसमें। सिर्फ आप रीडिंग देके चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स भी इसी कॉन्सेप्ट, इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है। तो आइए हम लोग आज के पहले सवाल को देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, जबकि बी की आय जो है सी की आय से 20% कम है। ए और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए की आय जो है मेरे प्यारे दोस्त, बी की आय से कितना है, 40% अधिक है। अगर बी की 100 है तो इसकी कितनी है, 140। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सी की आय बी की आय से कितना, 20% कम है। सी की आय क्या है मेरे दोस्त, बी की आय से 20% कम है। बी की आय नहीं नहीं सॉरी, बी की आय सी की आय से 20% कम है। अगर बी की आय क्या है, 100 है, सी की आय अगर 100 है तो बी की आय कितना हो गया, 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी 80। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन चीज़ों को हम डायरेक्ट 100 के टर्म में न लिख के, अगर हमारा दिमाग ऐसे चलता है, जो चीज़ें हमने पहली क्लास में बताई थी, तो आप इसे जल्दी कर पाते हैं। यहाँ पे आपको कट कुट करने का टेंशन नहीं होता। जैसे हम 40% ज़्यादा है तो इसको 5, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। हम डायरेक्ट कहते हैं कि 40% ज़्यादा है, कि यानी 2/5, 5 पे 2 ज़्यादा है, ऐसा हम सोच सकते थे। मैं इसको तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 पर 2 ज्यादा है, यानी ये 7 है। अब क्या है, कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। 20% कम है यानी 1/5, 5 पे 1 कम है, यानी 4 है। अगर सी की आय 5 है तो बी की आय उससे 20% कम, यानी 5 पर 1 कम 4 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतनी क्लासेस के बाद, मैं हर क्लास में चीजों को बेसिक अंदाज में तोड़ के पहले बताना चाहता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाए। तो यहाँ बी 5 है, यहाँ बी 4 है, तो हम दोनों को पहले इक्वेट कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब रेशियो इसे 5 से। जब हमने ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसे भी 4 से, और इसे नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 5 से। तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही, 7 चौक 28, और सी की वैल्यू कितनी आई, 25। और हमें पूछ रहा है कि ए और सी के बीच का अनुपात, ए और सी के बीच का अनुपात कितना होगा। तो ए की वैल्यू 28 है, यानी ए और सी के बीच का अनुपात जो है 28:25 है। 28:25 है पहला। आप ऐसे ना सोच के, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए की आय जो है वो बी की आय से, इस तरह से आप एक लाइन में चीज़ों को लिखने के बजाय आप इसे रेशियो में ही रहने दीजिए। ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है मेरे दोस्त, 40% अधिक है। तो बी की आय अगर 5 है तो इससे 2 ज़्यादा, 40%, 2/5, यानी ये 7 है। अब कह रहा है कि बी की आय सी की आय से, तो जिससे नीचे कितना प्रतिशत कम है,
20% कम है। 20% का अर्थ हुआ 1/5 यानी 5 पर 1 कम, यानी बी किया है 4 है। तो यहाँ दोस्त बी कितना है 5 है और यहाँ बी कितना है मेरे भाई 4 है। तो हम सबसे पहले इक्वेट कर देंगे, यहाँ इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 5 से। जब इधर ये रेशियो है, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 28 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा, इसे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू 20 आ जाएगी और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो है तो 25। हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है 28 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए रेशियो सी, तो ए की वैल्यू 28 हो गई मेरे दोस्त और बी की रेशियो कितनी हो गई, ए की रेशियो 28 और बी की रेशियो 25। आप इस तरह से चीज़ों को, वजह कि बहुत सारी एग्जामिनेशंस में सवाल ऐसे आते हैं कि आप एक लाइन में चीज़ों को रखेंगे तो कैलकुलेशन टू मच होगा। ऐसा 2024 और 23 में एमटीएस और सीजीएल में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के निचोड़ की वजह से मैं बता रहा हूँ। और ऐसे सवाल जब मैं वन शॉट में डिस्कस कराऊंगा तो आप इस वे में अगर जाएंगे तो आपको चीज़ों को कैलकुलेट करने में, बार बार परसेंट को कट कुट करने में दिक्कत। ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कहाँ पर इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ये दोनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए। दोनों रेशियो ही मेथड है। जैसे एक ए बाई बी जो है 28, ये 7:5 है, यहाँ भी 7:5 है और B/C जो है 4/5 है, यहाँ पर 4:5 है, सेम एज इट इज है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन ऑफ बी, इनकम ऑफ सी इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ ए, यानी ए के इनकम का जो है ना 2/3 है। इनकम ऑफ डी इज हाफ ऑफ इनकम ऑफ सी, डी का इनकम सी के इनकम का आधा है। इनकम ऑफ डी इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम डी, यानी बी का इनकम डी के इनकम का कितना प्रतिशत है इंक्रीज, बढ़ा हुआ ज्यादा, यानी ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अब दोस्त मेरे ए की आय जो है वो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। तो 50% का अर्थ कितना हुआ 1/2। अगर ए की इनकम 2 है तो इससे 50% अधिक, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। बी की आय अगर बी की 2 है तो इससे 50% अधिक, यानी एक ज्यादा, यानी 3 हो गया। अब ये कह रहा है आगे सी की आय ए की आय की 2/3 है। सी की जो आय है वो ए की आय की, तो ए की आय कितनी है 3 है और सी की जो आय है ए की आय की 2/3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2, यानी सी की आय कितनी है 2 है। यानी अगर सी की आय ए की आय की 2/3 मन में रखिए और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 2, वही 2 जो है वो सी की आय है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डी के बारे में कह रहा है कि डी की आय जो है सी की आय की आधी है। डी की आय सी की आय की, डी की आय सी की आय की कितनी है आधी। अगर सी की आय 2 है तो डी की आय कितनी है होगी आधी, इसकी आधी है मतलब 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सारे रेशियो है तो हम इसे 200, 300, 200 और 200 प्लस इसे 100, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे रेशियो हैं। तो अब ये कह रहा है कि डी की आय में 10% की वृद्धि की जाए। 100 में अगर 10% की अगर वृद्धि करते हैं, 100 में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 110। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि वृद्धि के बाद बी की आय 200 है, डी की आय से कितना प्रतिशत, डी की आय का कितना प्रतिशत है, वृद्धि के बाद जो है बी की आय जो है डी की आय का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आप यहां देख रहे हैं फाइंड द इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ डी, यानी बी का इनकम कितना है मेरे दोस्त 200 है, 200, और डी की इनकम कितनी है 100, कितना प्रतिशत है, यानी बी की आय डी की आय का कितना प्रतिशत है। तो बी की आय 200 है, डी की आय का जिसका कहेगा उसको नीचे कितना प्रतिशत है मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 से, अगर 200 को 10 से गुना करेंगे तो 2000, 200 को अगर 10 से गुना किया बटा 11, इतना प्रतिशत 2000/11, यानी इसी फॉर्म में है डायरेक्ट आंसर 2000/11% होगा। इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, कितना प्रतिशत है, बस हिंदी वाली चीजों को आप सही मान लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। एक निर्माता ने अपने माल थोक व्यापारी को 25% लाभ पर बेचा
और थोक व्यापारी इसे खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचा। खुदरा व्यापारी ने इसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक इसे 9600 रुपये में खरीदता है तो निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य, निर्माता के लिए माल की क्या चाहिए, लागत मूल्य हमें मालूम करनी है। निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य क्या है, तो हम क्या करेंगे कि माल की लागत मूल्य कुछ ना कुछ हम मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करेंगे, माल की लागत मूल्य हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री वाला जो है, उसकी माल की जो कीमत थी, लागत मूल्य थी, वो 100 रुपये थी। कितनी थी मेरे दोस्त, 100 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। माल की लागत मूल्य कितनी थी, 100 रुपये थी, 100 रुपये। अब क्या करता है कि जो कंपनी निर्माता है वो व्यापारी को, होलसेलर को, थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4/1 की लाभ हुई, यानी 5/4 पर बेच रहा है। अब ये क्या हुआ, ये जो मूल्य आया ये थोक विक्रेता का क्रय मूल्य हुआ और निर्माता का विक्रय मूल्य। तो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य, और थोक विक्रेता क्या करता है, एक खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर, 20% लाभ पर, यानी 1/5, 5/1 का लाभ ले रहा है, यानी 6/5 पे बेच रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब क्या कर रहा है कि खुदरा विक्रेता जो है ना, खुदरा विक्रेता एक ग्राहक को, कस्टमर को 28% लाभ पर बेचता है। यानी 28% लाभ पर बेच रहा है, यानी जिस प्राइस पर खरीदा है उस पर उसको कितना मूल्य मिल रहा होगा, 128%। मैंने इसे पहले बताया था 128/100, यानी 28% लाभ पर बेचा है, यानी अपने क्रय मूल्य के 128% पर बेच रहा है। जबकि उसने बेचा कितने पे है, खुदरा विक्रेता का ये क्रय मूल्य हो गया, ये थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य और खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया मेरे दोस्त। और खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है, 9600 है। कितना है दोस्त, 9600 मेरे भाई। अब आगे देखिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, 4 से अगर कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 तिया 96, 300, 6 पंचे 30। अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। यानी जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का ये जो है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है या लागत मूल्य है, और लागत मूल्य कितना आ रहा है, 5000। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। बहुत बेहतरीन सवाल है, लैंग्वेज के हिसाब से अगर माना जाए तो ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे पहले आप करने की कोशिश कीजिए, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बेसिक की हुई है उन सारे अंडरस्टैंडिंग को, समझ को, भाषा की परख को, आपके भाषा की परख को और निखार देगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सवाल को पहले आप पॉज करिए, लिखने की, पढ़ने की कोशिश करिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए कि भाषा असल में क्या कह रहा है, और मैं इसे फिर बताता हूँ। चलिए देखिए, आइए हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। एक आदमी जुए में 3 राउंड खेलने के बाद अपनी शुरुआती राशि का आधा हिस्सा, शुरुआती राशि का क्या करता है मेरे दोस्त, आधा हिस्सा पाता है। शुरुआती राशि का आधा हिस्सा पाता है, शुरुआती राशि का क्या कर रहा है, आधा हिस्सा खो देता है। यानी शुरुआत जब 3 बाजी खेल ले रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके पास शुरुआती राशि की आधी राशि ही बचती है। एक आदमी जुए की 3 राउंड खेलने के बाद अपनी शुरुआती राशि का आधा हिस्सा खो देता है, यानी उसे आधी ही हिस्से बच पा रहे हैं। जुए का नियम यह है कि यदि वह जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे। इनाम के तौर पे कितने मिल रहे हैं मेरे दोस्त, अगर वो एक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेगा। उसके आगे क्या है, लेकिन उसे प्रत्येक राउंड के बाद अपनी कुल राशि का प्रत्येक राउंड के बाद 50% देना होता है। कितना देना पड़ता है, एक तो क्या है कि अगर वो एक राउंड जीता तो उसे कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक बाजी के बाद जुए का ये नियम है कि उसको अपने राशि का 50% क्या करना होगा, जमा करना होगा, दे देना होगा। सौभाग्य से वह तीनों राउंड जीत जाता है। और देख लीजिए जुए के गेम में, देख लीजिए कि वो तीनों राउंड जीतने के बाद भी उसका क्या मामला हो रहा है, तीनों राउंड जीत जाता है और उसके पास शुरुआती राशि क्या थी, इनिशियल में उसके पास कितनी राशि थी। तो इनिशियल राशि हमें नहीं मालूम है, हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल में उसके पास 100 रुपये रहा होगा, 100 रुपये रहे होंगे। कितने, 100 रुपये रहे होंगे मेरे दोस्त, शुरुआत में उसे 100 रुपये रहे होंगे। और तीनों बाजी खेलने के बाद, तीनों बाजी जब वो खेल लेता है तो उसके पास कितने बचते हैं, शुरुआत की आधी राशि बचती है, यानी x/2। अगर शुरुआत में उसके पास 100 रुपये रहे होंगे और तीनों बाजी वो खेलकर जीत जाता है तो अंत में, तीनों बाजी के बाद उसके अंत में कितनी राशि रहती है, आधा हिस्सा खो देता है, तो आधी हिस्सी रहेगी, x/2 ही बाकी रहेगी। जुए के नियम के अनुसार प्रत्येक, तीनों बाजी खेल रहा है और तीनों जीत जा रहा है, और जुए के नियम के अनुसार अगर एक बाजी खेल रहा है
तो हर बाजी जीतने के बाद उसे 100 रुपये इनाम मिलते हैं, लेकिन उस पहले टर्म के बाद उसे कितना 50% जमा करना होगा, 50% जमा करना। अब पहली बार खेला उसे और वो जीत गया तो उसे 100 रुपये मिल जाएंगे। और जुए का ये नियम है कि उसे क्या करना होगा कि उसमें से 50% जमा करना होगा, यानी हाफ, 50% का मतलब आधा जमा करना होगा। अब जियो ये पहली बार के बाद हो गया, अब इसके पास इतनी राशि बची। अब ये क्या किया, फिर नेक्स्ट बार खेला, अगली बार खेला, फिर क्या हुआ कि वो जीत जाता है, तीनों बाजी जीत रहा है तो दूसरी भी जीत जाएगा। फिर क्या हुआ, उसे 100 रुपये मिले, लेकिन इस बाजी के बाद उसे फिर क्या करना होगा, इसका आधा यानी 50% जमा करना होगा, यानी आधा जमा कर दिया। अब फिर तीसरी बाजी के बाद इसके पास इतने पैसे बचे, आधे जमा करने के बाद इतना बचा, फिर वो तीसरी बाजी जब खेलता है तो उसे कितना 100 रुपये मिल जाते हैं। फिर तीसरी बाजी तीसरी भी जीत जाता है, उसे 100 रुपये मिल जाते हैं। और अब वो क्या करता है कि तीसरी बाजी के जीतने के बाद भी अब वो क्या करेगा कि नियम ये है कि उसकी आधी राशि उसे जमा करनी होगी, तो जमा कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसकी आधी राशि जमा कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अंत में जमा करने के बाद उसके पास इतने राशि बचे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। उसके बाद शुरुआती राशि का अंत में तीनों टर्म खेलने के बाद, तीनों चांस लेने के बाद उसके पास शुरुआती राशि का x/2 आधा बच रहा है जुए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिंपल कैलकुलेशन, आप इसे कैलकुलेट करिए और देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर से 2 से 2 कैंसिल हम कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं x + 100 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 50 + 100 बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त, x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि x + 100 रहने दीजिए, और ये 50 + 100 कितना हो जाएगा 150, उधर ले जाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो x + 150 और इस 4 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 150 × 4 600, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब x 600 क्या हो गया, यहाँ माइनस में गया, इधर से उधर गया तो माइनस में 600, उधर गया तो माइनस में 600 मेरे दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ तो आप उसे देख लीजिए, छोड़ने से अच्छा है कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1/4 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि x है 50 + 100 150 हो गया, उधर ले जाएंगे तो 150 माइनस में हो गया। अब इस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इस 4 से 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 = 60 600। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, चलिए x + 100 है। अब हम 4x को उधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4x में से x जाएगा तो 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बराबर के इधर 600 को इधर लाएंगे, 100 पहले से है तो क्या बच जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 600 + 100 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 700। तो x की वैल्यू जो है हमारी, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 700/3, यानी शुरुआत में उसके पास जो राशि थी वो कितनी थी x थी, और x की वैल्यू 700/3 आ रही है, 700/3। कहीं समझने में कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। क्लियर है, यानी लड़के कितने हैं 4 हैं और लड़कियां कितनी है 1 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है मेरे दोस्त, गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:1 है, 4:1 है। तो हम इसे 400 और 100 मान सकते हैं रेशियो है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 75% लड़के और 70% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिली। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली। 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है लड़कों में से, इसका मतलब 25% लड़कों को लड़कों में से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसका मतलब 400 का 25% 100, और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी लड़कियों में से 70, अगर लड़कियों को 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो लड़कियों में 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 30% लड़कियों को लड़कियों में से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसका 100 का 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये हो गया 30। अब यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 30, कितना हो गया टोटल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 130 को। कितने पे, तो 400 + 100, टोटल बच्चे कितने थे 500 पे, तो 100 पे कितने बच्चे हो गए, कितना प्रतिशत बच्चे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से
5 दूना 10, 5 छक्का 30, 26% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक संस्था में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों को फी वेवर यानी फीस में छूट मिलती है। यदि फी वेवर पाने वालों की संख्या 90 है, जितने बच्चों को 15% और 7.5% लड़कियों जिनको फी वेवर फीस में छूट मिलती है उनकी संख्या कितनी है? एक्चुअल में 90 है। 50% छूट पाने वाले छात्रों को कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50%। यदि यह दिया गया है कि फी वेवर यानी फीस में छूट नहीं पाने वालों में से 50% आदि फीस छूट पाने के पात्र थे, हकदार थे, यानी जिन्हें जितने को छूट मिली है तो मिली है और जितने को छूट नहीं मिली है उनमें से 50% ऐसे छात्र हैं जो छूट पाने के हकदार तो थे लेकिन छूट नहीं मिली। अगर उन्हें मिलती तो टोटल स्टूडेंट कितना प्रतिशत होगा, जितने या टोटल स्टूडेंट कितने होंगे जिन्हें फीस में छूट मिलनी चाहिए थी? तो क्या करना है, 50% छात्र जिन्हें कुल संख्या 50% छूट पाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छूट पाने वाले छात्रों की कुल संख्या पहले जितनी मिली और बाद में जिन्हें छूट नहीं मिली लेकिन 50% छूट के वो हकदार थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 60% का अर्थ हो गया मेरे दोस्त 3/20% का मतलब 1/5। 60% उसका 3 गुना है 3/5। तो एक संस्था में लड़के यानी बॉयज और गर्ल्स है, यहाँ लिखने की जगह पर यहाँ समझाता हूँ मैं। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 60% छात्र यानी 3 छात्र है 5 में से, तो 2 क्या है? छात्राएं हैं। तो इसे हम रेशियो में 300 और 200 मान सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों को फीस में छूट मिली। 15% यानी 15% इसका 300 का 15% हो गया 45 और इसका 7.5% हो गया 7.5%। तो इसका 2 गुना 7.5 का 2 गुना कितना होगा? 15 यानी 15। 200 में 15 लड़कियों को और 300 में 45 लड़कों को फीस में छूट मिली। तो टोटल कितने बच्चे को छूट मिली मेरे दोस्त? 60 बच्चे को छूट मिली, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि कितने बच्चों को छूट मिल रही है? 90 को। तो कितना गुना हो गया? 3:2। अब जिन बच्चों को छूट नहीं मिली वो आधी छूट के हकदार थे, तो टोटल बच्चे 500 थे। 500 में से 60 बच्चे को छूट मिली है, तो कितने बच्चों को छूट नहीं मिली? 440 बच्चे को। 440 में से 50% ऐसे बच्चे हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छूट मिलनी चाहिए थी। तो इसका 50%, 440 का 50% कितना हो गया? 220 यूनिट। तो 60 यूनिट बराबर 90 है, यानी 1 यूनिट बराबर 3/2। तो 220 यूनिट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110, 110 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 330। यानी यहाँ जो 440 यूनिट वाले में हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू आई वो 330 आई, यानी 330 बच्चे को जिन्हें छूट नहीं मिली उनको मिलनी चाहिए थी। और पहले कितने बच्चों को छूट मिल चुकी है? 90 बच्चों को छूट मिल चुकी है। तो टोटल कितने बच्चे हैं जिन्हें छूट मिली? टोटल तो 0 9 3 12 3 1 4 420। यहां तक कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है एकदम। मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के और इस तरह के सवाल डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करो कि इन सवालों को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, पहले खुद बनाओ मेरे भाई मेरे दोस्त। पहले इसे खुद आप समझिए, बनाइए, लैंग्वेज भाषा को समझिए, क्या कह रहा है उसको देखिए, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, आप करने की कोशिश कीजिए। फिर तो मैं हूँ जो आपके लिए तैयार हूँ, सारी चीज़ें बता दूंगा। ए और बी का कुल वेतन 1500 है। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनके अलग अलग वेतन ज्ञात कीजिए, अलग अलग वेतन। ए और बी का एक्चुअल वेतन दोनों का कुल मिला के कितना है मेरे दोस्त? 1500 रुपया है। 1500। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है। खर्च यानी एक का खर्च और बचत का अनुपात देख लीजिए।
90% अगर खर्च कर रहा है, 90% का मतलब 9/10, 9 में 90% खर्च कर रहा है यानी 10 में 9 खर्च कर रहा है तो एक बचत करता होगा। एकदम क्लियर है। और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है यानी 4/5, 5 में से अगर 4 खर्च कर रहा है, 5 में से अगर 4 खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा? एक। 80% का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त 4/5, यानी उसकी आमदनी जो है, इनकम है, इनकम 5, उसमें से कितना खर्च कर रहा है? 4 खर्च करता है। तो उसकी बचत कितनी होगी? 5 में से 4 जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। क्या है? जब भी इस तरह के रेशियो आ जाएंगे और बचत का अनुपात, जिस चीज का अनुपात दिया गया होगा, जिस चीज का अनुपात दिया गया होगा उस चीज के रेशियो को हम सबसे पहले या तो बराबर करेंगे, अगर बराबर होगा तो ठीक है। जबकि उनके बचत का अनुपात एक्चुअल में कितना है? बचत का अनुपात 3:4 है, यानी बचत को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बचत के, बी के बचत को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक कोई, यहाँ पे जब इसको बचत को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके खर्च को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी इनकम, इनकम क्या हो जाएगी? खर्च प्लस बचत। यहाँ तक कोई दिक्कत है? खर्च प्लस बचत इनकम हो जाएगी। तो 9 या 27 प्लस 3, इसकी इनकम कितनी हो गई? 30, ए की। और बी की इनकम 4 चौका 16 प्लस 1 चौका 4, 20। यानी ए प्लस बी की इनकम का अनुपात जो है 20 और 30 है। यानी टोटल इनकम हम अगर कह दे रेशियो में को अगर हटा के ऐसे कर दें तो ये टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 50। जबकि एक्चुअल में कितना है मेरे दोस्त? 1500 दे रखा हुआ है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो ए की अलग इनकम, तो ए की इनकम कितनी है? 30। तो 30 या 90, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 या 90 यानी 900। और बी की इनकम कितनी है? 20। तो इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना 6 यानी 600। यानी ए की इनकम 900 और बी की इनकम 600 है। ए की इनकम 900 और बी की इनकम 600। चलिए, बहुत आसान सवाल है। इसी सवाल को अगर हम 3 आदमी से रिलेटेड अगर ले लें तो सवाल फिर किस तरह का बनेगा? ए बी सी की आय का योग 72,000 है। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। क्या है? तो ए का आय ज्ञात कीजिए। ए का आय, बहुत बेहतरीन और प्यारा सवाल है। आइए हम देखते हैं। ए बी और सी है। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हैं? खर्च और बचत का रेशियो देख लेते हैं। खर्च और बचत का रेशियो, ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी 80% का अर्थ हो गया 4/5, यानी 5 में से 4 अगर खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा? 1। कंफर्म है। बी अपनी आय का 85% खर्च करता है, यानी 5% का अर्थ हो गया 1/20, 85, 17×5 = 85 यानी 17/20। यानी 20 में अगर 17 खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा मेरे दोस्त? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? और सी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, यानी 75% का अर्थ हो गया 3/4, यानी 4 में अगर 3 खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? जबकि उनकी बचत का अनुपात कितना है? 8:9:20, यही दे रखा हुआ है। तो हम देखेंगे इनकी बचत 1 है, जबकि एक्चुअल बचत का अनुपात 8 दे रखा है, तो 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बी की बचत 3 है, जबकि बी की बचत का अनुपात कितना दे रखा हुआ है? 9। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×3 = 9। अब ए की बचत 1 है, जबकि एक्चुअल में बचत का रेशियो कितना दे रखा है? 20। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब नीचे में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर भी 20 से, ऊपर भी 3 से, ऊपर भी 8 से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? तो इनकी, अब हमें डायरेक्ट कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की जो आय वो कितनी है। तो 8 चौका 32 प्लस 8 40, 17 तिया 51, 3 तिहाई 9 60, 20 तिया 60 20 80। ए प्लस बी प्लस सी की जो आय है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 60 प्लस 40 80, और 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180। सॉरी, 180 जो है सवाल में कह रहा है मेरे दोस्त कि वो 72,000 है। कितना है? यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 88 या 54, 88 चौक 72, 401 यूनिट बराबर कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 400। तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। एक ही आय ज्ञात कीजिए। तो एक ही आय 40 है,
40 को अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 चौका 16, 3 0, यहाँ तक कोई दिक्कत? 16,000। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं मेरे दोस्त। एक शहर में 45% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं, यह मानते हुए कि कोई भी एक से ज्यादा या अधिक बार विवाह नहीं करता है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? यानी कि देयर इज नो पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, यानी एक से ज्यादा किसी के पास पति नहीं है और किसी मर्द यानी पुरुष के पास एक से ज्यादा पत्नी नहीं, ये दे रखा हुआ है। तो 45% पुरुष विवाहित हैं, मेल। 45% का अर्थ ये हो गया, 45% का अर्थ हो गया मेरे दोस्त 9/20। 45% का अर्थ हो गया 9/20, यानी 20 मेल, अगर 20 मेल हैं जिनमें से कितनी विवाहित हैं? 20 में से 9 विवाहित हैं, 20 में से 9 विवाहित हैं। एक शहर की बात रहा है। टोटल जनसंख्या कितना है? अगर इसको उल्टा भी लिख देते हैं, यानी कि टोटल जनसंख्या 20 है तो 20 में से कितना विवाहित है? 9। मर्द अगर 20 हैं तो उसमें से 20 मर्द में से, मेल में से कितनी पुरुष? अगर 20 पुरुष हैं तो 20 में से 9 विवाहित हैं। अब महिला की बात देख लीजिए, फीमेल, औरतें। 25% महिलाएं विवाहित हैं। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 में से 1 महिलाएं क्या है? विवाहित हैं। अब एक शहर की बात हो रही है तो जब कोई मेल जो है अगर विवाह करेगा तो वो किसी ना किसी महिला से विवाह करेगा, तो जितने मेल विवाहित होंगे उतनी महिलाएं भी विवाहित होंगी। अगर मेल 9 है तो महिलाएं भी 9 होंगी, तो महिला को 9 बना दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या हुआ कि 9 महिलाएं विवाहित है, कितने में से? 9 चौक 36, यानी 36 महिलाओं में से 9 महिलाएं विवाहित हैं, यानी 9 मेल विवाहित हैं, 9 फीमेल विवाहित हैं, दोनों एक दूसरे से विवाहित हैं, तो पेयर बन गया। अब टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 20 पुरुष हैं और 36 महिलाएं हैं, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 56। और 9 पुरुष और 9 महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल विवाहित जनसंख्या कितनी होगी? 18। तो कितने प्रतिशत? तो गुना 100। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? अब हम क्या करते हैं कि 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, 25, इसे अगर देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 9, 9 25 है 225, 225/7, इसका मतलब हो गया 7 तिया 21, 7 दूना 14, 1/7, 32 सही 1/7% जो आबादी है वो विवाहित है। 32 सही 1/7%, 32 सही 1/7%। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की से विवाह करता है, यानी यह मानते हुए कि एक पुरुष एक ही महिला से विवाहित, एक से ज्यादा से नहीं है। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कि मेल और फीमेल है जिनकी जनसंख्या का अनुपात कितना दे चुका? पुरुष, उनमें से 4/9 पुरुष हैं, यानी 9 में से 4 अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं। तो ये रेशियो है, तो इसे हम 500 ऐसे 400 मान सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पुरुष में 50% विवाहित हैं, यानी 400 में अगर 50% अगर विवाहित होगा, यानी आधी आबादी क्या है? आधी आबादी विवाहित है, यानी 200। और महिलाओं में से 50% विवाहित हैं। अगर ये मानते हुए कि महिलाओं की जनसंख्या नहीं, एक शहर की बात हो रही, तो जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं भी विवाहित होंगी, यानी 200 महिलाएं भी विवाहित होंगी। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो टोटल विवाहित जनसंख्या कितना है? तो 200 पुरुष और 200 महिलाएं, टोटल 400 विवाहित लोग हो गए। टोटल जनसंख्या कितनी है? 400 + 500, 900। 900 में 400 लोग विवाहित हैं, तो 100 में कितने? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/44 सही 4/9% जनसंख्या जो है ये विवाहित है। महिलाओं में, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो 200 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से? 500 में से।
तो कितनी प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 या 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा 2/5 इज इक्वल टू 40%। यहाँ तक दे 1/5 20%, 2/5 40%, या ऐसे भी आप कर सकते हैं 5 दूना 10 जीरो 2 दूना 4 40%। महिलाओं में 40% महिलाएं विवाहित हैं और टोटल जनसंख्या 44 ही 4/9% विवाहित है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं, अगले क्वेश्चंस को। चलिए इससे पहले आप बनाने की कोशिश करिए। आप अपने कमेंट्स हमें लिखकर भेजते रहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपके कमेंट्स हमें एक तरह से हमारे उत्साह को, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जहाँ कहीं भी कुछ एरर हो, कोई गलती हो, कोई कमी हो, उन तमाम चीज़ों को, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो, हम धीरे धीरे उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उसे सुधारेंगे और सुधार भी कर रहे हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में हमें मालूम नहीं है, हम उसे खुद भी सीखते हैं और उसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रहा आप साइट से प्रैक्टिस करने की चीज़ें, तो आपके पास बेसिक समझ हो जाने के बाद आप चीज़ों को, जब क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं तो चीज़ों की प्रैक्टिस आप खुद भी कीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए। किसी वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर थी तो आप उसे ईयरफोन के थ्रू सुनकर उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। बाद में मैं उनके डबल वीडियोस यानी दूसरे वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। लेकिन अभी चीज़ें जो है क्या है कि सबसे पहले मैं उन चीज़ों को रेगुलर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। आपका सपोर्ट समर्थन हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मिल रहा है, आपका प्यार हमें मिलता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जहाँ कहीं भी हों, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, जितनी भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, अपने यार दोस्तों से इस वीडियोस को शेयर कीजिए। जहाँ तक हो इन्हें लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं या कोई भी न्यू वीडियो हो तो वो आप तक पहुंच सके, आप उसे देखकर आप अपने आप को अपग्रेड नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थी का 80% है। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी के 25 स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी से 25% ज़्यादा, यानी वाई जो है वो भी एक्स पे डिपेंड है। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। ठीक है, स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से स्कूल वाई के पास हुए छात्र जो है वो स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। ठीक है, यहां तक ठीक है। और पहले में था क्या कि स्कूल वाई की कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी का 25% ज्यादा है। तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी का कितना प्रतिशत है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक परीक्षा में स्कूल एक्स के पास हुए छात्र जो है कुल परीक्षार्थी का 80% है। 80% का अर्थ हो गया 4/5। तो स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी कितने हैं, कुल परीक्षार्थी कुल परीक्षार्थी और पास, कुल परीक्षार्थी का 80% है। 80% का हो गया 4/5, यानी अगर कुल परीक्षार्थी 5 है तो पास हुए छात्र कितने होंगे 4। अब ये रेशियो में तो हम इसे 500 और 400 मान सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में तो हम इसे 500 400 मान सकते हैं सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब ये कह रहा है कि स्कूल वाई ये स्कूल एक्स की बात हो रही थी, अब स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल एक्स के कुल परीक्षार्थी का 25% ज्यादा है, यानी स्कूल एक्स के परीक्षार्थी का 125% है। तो 500 का 125% का मतलब हो गया 5/4। 4 से अगर दिया है 4 एकम 4 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, यानी ये कितने हो गए मेरे दोस्त 625। और स्कूल वाई के पास हुए छात्र जो है स्कूल एक्स के पास हुए छात्र से 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा है का मतलब 400 स्कूल एक्स के पास हुए छात्र हैं, इससे 40% ज्यादा है। 40% का मतलब हो गया 20% 1/5, 40% 2/5, यानी 7/5 ज्यादा है, यानी कि 5 से कम 5 अठे 40 जीरो 8 7 56 560। तो कह रहा है कि स्कूल वाई के पास हुए छात्र जो है स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी का कितना प्रतिशत है। तो 560 पास हुए छात्र हैं, कुल परीक्षार्थी कितने हैं 625, कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत निकालने के लिए 100 25 चौका
100 दूना 25 दूना 50, 25 पंचे 125। अब 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूना 10। अब क्या हुआ कि ये 4/5 आ रहा है, 4/5 को हम क्या कर सकते हैं 0.8 ले सकते हैं। 0.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12, 7 84, 12 96, यानी 8.896 होगा। दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, तो 89.6, 89.6%, 89.6। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 को 4 से तो कितना आ जाएगा, 12 चौका 48, 448/5, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 5 6 31। बहुत सिंपल। आप दोनों तरीके से अगर डेसिमल में, जैसे 4/5 को डेसिमल में तोड़ते हैं तो 0.8, 0.8 को अगर 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सटाक से आपका निकल जाएगा 896। दशमलव एक अंक के बाद है तो 0.896, यानी 89.6%। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन वो आपके करने पे डिपेंड करता है। आप बार बार जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर डेसिमल से करेंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी इसी तरह से है। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, तो उन भाषाओं से उठकर हम एक नए टाइप के सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। इसी तरह के सवाल आपको अक्सर बेशतर कभी कभी फंसा देते होंगे, एरर आ जाती होंगी। ये सवाल बहुत अच्छे हैं। हम अगली क्लास में, आप वो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम क्या करेंगे कि कंप्लीट परसेंटेज, 6 क्लासेस में हम कंप्लीट परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। आज मेरी 5th क्लास है, अगली जो क्लास होगी वो मेरी 6th क्लास होगी। और उस क्लास में हम क्या करेंगे कि जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और उसे एक क्लास में डिस्कस कर देंगे। अप्रॉक्स 35 से 40 क्वेश्चन होगा, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि परसेंटेज के जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैं वो 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 शॉट में जितने बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो अगले क्लास में हमको लगता है कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हमने सक्सेसिव बताया और फिर ये बता रहा हूँ, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। विक्रेता जो बेचने वाला है उसे कुल कितनी कमाई होती है, विक्रेता की कुल कमाई 7650 है। कितना है मेरे दोस्त, 7650 है। अब क्या करा है कि अगर टोटल जितनी भी बिक्री होती है, जितनी भी बिक्री होती है उस पर कंपनी जो है विक्रेता को 12% कमीशन देता है। कितना, 12% कमीशन देता है। और 15,000, 2 सेक्शन में 15,000 पे भी 12% कमीशन देगा और 15,000 से ऊपर की जितनी भी बिक्री होगी सारी बिक्री पर 12% कमीशन कंपनी क्या करता है, विक्रेता को देता है। और दूसरा ये बात है कि 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देगा, यानी 15,000 रुपए तक की बिक्री पर तो 12% कमीशन मिलेगा ही, इसके ऊपर जितनी बिक्री होगा उस पर भी 12% प्लस में 1% का बोनस मिल जाएगा। कितना, 1% का बोनस। सवाल कह रहा है और विक्रेता को कुल कितने पैसे मिलते हैं, कुल पैसे कितने मिलते हैं विक्रेता को, कंपनी को वापस करने के बाद विक्रेता के पास 7650 यानी 7,650 रुपए विक्रेता को मिलते हैं। अब इस सवाल को कैसे डील करना है, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री तो हमें मालूम नहीं, अननोन क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि जो फिक्स है, जो हमें पहले से मालूम है 15,000 रुपया फिक्स है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल बिक्री पर यदि विक्रेता को टोटल बिक्री पर 13% अगर मिल जाता तो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 12 + 1 13% तो मिल रहा है। अगर इस 12,000 पर भी 1% अधिक मिलता तो हम ये कह सकते थे कि विक्रेता को टोटल बिक्री पर कितने प्रतिशत मिले, 13% मिले। यदि विक्रेता को 13% टोटल बिक्री पर मिलता तो यहाँ पर 1% ज्यादा मिलता, 1% और ज्यादा मिलता, तो 1% ज्यादा मिलता तो 15,000 का 1% कितना हो गया, 150 रुपया। तो अभी यानी टोटल बिक्री पर विक्रेता को कितना, अगर 13% मिलता तो यहाँ पर 150 रुपये और अधिक मिलते। और टोटल बिक्री अगर 100 है, 100 पर विक्रेता को टोटल कितना, टोटल बिक्री पर 13% मिल रहा है यानी 13/100, तो उसे कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ से ऐड कर दीजिए 0718 और 778, 7,800। तो अब यहाँ से 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 600। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई,
यानी टोटल बिक्री जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो कितनी है? 60,000। बहुत आसान सवाल है। आइए हम इसी तरह के दूसरे सवाल को, एक और सवाल को देखते हैं। एकदम हूबहू है, डिट्टो है, सिर्फ डाटा अलग है। मेरे भाई आप इसे करने की कोशिश करिए। 30 सेकेंड 15 सेकेंड लीजिए, इस सवाल को पढ़िए, इसे करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ डाटा अलग है, सवाल हूबहू है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। आइए देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। यदि कुल आय, विक्रेता की कुल आय कितनी है? विक्रेता की कुल आय जो है, कुल आय 1990 रुपया, 1990 रुपया है। तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, टोटल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल बिक्री पर कितने प्रतिशत का कमीशन दे रहा है मेरे दोस्त? 5.5% का कमीशन दे रहा है, यानी यहां भी 5.5% का कमीशन देगा। और 10,000 रुपए तक की से ऊपर की बिक्री, यानी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर तो 5.5% कमीशन मिलेगा। इससे ऊपर की बिक्री पर भी 5.5% कमीशन मिल रहा है। लेकिन उससे ऊपर की 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर सेकेंड स्टेट में कह रहा है कि 0.5% बोनस दिया जाता है। कितना? 0.5, यानी 5.5% कमीशन तो मिल रहा है, आधा % और मिल जाएगा। कितना? तो उसे कुल, विक्रेता को कुल कितने रुपए मिलते हैं? 1990 रुपए मिलते हैं। कितने मेरे दोस्त? 1990 रुपए मिलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर विक्रेता को कुल बिक्री पर 6% अगर कमीशन मिल जाता, 6% टोटल बिक्री पर अगर 6% मिल जाता, तो यहां पर तो 0.5% और मिलना चाहिए था। तो इसका 0.5% का अर्थ ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब डबल जीरो, और फिर एक दशमलव है तो उसकी वजह से 3 जीरो कटेगा, तो कितना हो गया? 10 पचे 50, यानी यहाँ 50 रुपए और मिलने चाहिए थे। यानी टोटल बिक्री पर अगर विक्रेता को 6% मिलता, यानी 6/100, तो उसे कुल कितने रुपए और अधिक मिलते? 50 रुपए अधिक मिलते। यानी टोटल कितना मिलता? 20-40 मिलता। अब हम कट करके देखेंगे। 6×18, 6×4 = 24, यानी x की वैल्यू जो टोटल बिक्री हुई वही x है, और x की वैल्यू कितनी होगी? 34 पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डबल जीरो चिपक जाएगा, यानी 34,000 रुपए कंपनी की टोटल बिक्री। विक्रेता जो है वो टोटल कितनी बिक्री कर रहा है? 34,000। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। एकदम डिट्टो हूबहू सवाल है कि उसकी कुल कमाई, यानी विक्रेता की कुल कमाई 4185 रुपए है, जबकि उसको पहले 12,000 पे 7.5% और उससे अतिरिक्त 12,000 से अधिक जितनी भी बिक्री करता है उसे उस पर कितने मिलते हैं? 1.5% अधिक बोनस मिलता है। ये सवाल डिट्टो है मेरे दोस्त, इसे आप होमवर्क कर लीजिए, घर पर जाके बनाइए। बहुत सारे बच्चे डेरा वगैरह में रहते हैं, रेंट है, गेस्ट, पेइंग गेस्ट हैं, तो आप इसे रेंट वर्क भी कर सकते हैं, RW। तो आप इसे घर पर जाके बनाइए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। पहले क्या करता था कि विक्रेता को मिलने वाली राशि थी, अब विक्रेता अपनी कमाई काट कर, यानी अपनी जो कमाई उसकी होती है वो काट कर, हटाकर शेष कमाई जो बचती है जो कंपनी को लौटाता है, अब कंपनी को लौटा रहा है वो इतना। यानी सवाल अब हम देखते हैं, ये सवाल उससे थोड़ा सा अलग है, भाषा में थोड़ी सी चेंजिंग है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि पहली बिक्री कितना है? 15,000 तो फिक्स है। 15,000 रुपया हो या 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री हो, उन सारी बिक्री पर कंपनी विक्रेता को कितना % दे रहा है? 12% कमीशन देता है। यहां भी 12% देगा। अब क्या है कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर विक्रेता को 1% बोनस मिल जाता है। कितना? 1% बोनस मिल जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपए तक की बिक्री तो फिक्स है मेरे दोस्त, 15,000 रुपए की। इसके ऊपर की कितनी बिक्री है वो हम फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल, वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते कि 1% कितना निकला। हम ये मान लें कि अगर विक्रेता को टोटल बिक्री पे अगर 13% कमीशन दे दिया जाए तो यहाँ पर 1% और कमीशन देंगे, तो 1% कितना हो गया? 150।
अब विक्रेता टोटल बिक्री पर 13% लेगा, तो कंपनी को अगर टोटल बिक्री तो पहले जितना ले रहा था उससे 150 रुपये और ज्यादा लेगा विक्रेता, तो ये लेकर कंपनी को पहले कितना दे रहा था मेरे दोस्त, 52,350 रुपये। अब विक्रेता टोटल बिक्री पर अगर 13% ले तो कंपनी को देगा कितना, 87%। यानी टोटल एक्स पर, यानी अगर टोटल बिक्री अगर एक्स है तो एक्स पर कंपनी को कितना प्रतिशत दे रहा है, 87%। तो कंपनी को इतना पैसा दे रहा है, जबकि विक्रेता को 150 रुपये और मिलने चाहिए, तो 150 रुपये और कम कर दीजिए। नहीं समझ में आई? अगर टोटल बिक्री पर विक्रेता को अगर 13% मिलता तो 150 रुपया और अधिक मिलता, तो 150 रुपया वो कंपनी को और कम देता। जैसे 52,350 रुपया दे रहा है तो वो 150 रुपया और कम देता, तो वो देता कितना, 52,200 रुपया देता। कितना देता मेरे दोस्त, 52,200। 8 7 56 नहीं, 8 पंचे 40, 40 और 7 6 42। चार बार में 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। एक मिनट 87% अगर देता है तो कितना दे रहा है, 52,200 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए छोटा सा कैलकुलेशन है, 52,200 की 87 से, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6 बार में 8 छक 7 छक 42 के 2, 8 छक 48 और 4 52, यानी 6 बार में कट रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 60,000। यानी विक्रेता की कुल बिक्री जो है वो कितनी है मेरे दोस्त, 60,000 है। कुल बिक्री कितनी है, 60,000। कहीं कोई दिक्कत? आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर शेष 31,000 रुपया कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एकदम हूबहू सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है मेरे दोस्त। अगर एक विक्रेता है 10,000 रुपये तक की बिक्री पर, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर मेरे दोस्त कितना परसेंट कमीशन देता है, 5%। और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 5% तो कमीशन दे रहा है। नहीं, 10,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन दे रहा है, यानी 4% कमीशन दे रहा है। यानी 1% कमीशन 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5%, और 10,000 रुपये से जैसे ही ऊपर की बिक्री होगा ये कंफर्म हो गया कि 4% दे रहा है। यानी कि 10,000, अगर ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की बिक्री तो फिक्स है, 10,000 रुपये के ऊपर की बिक्री फिक्स नहीं है। जो फिक्स है, अगर विक्रेता को टोटल बिक्री पर अगर 4% कमीशन मिलता, टोटल बिक्री पर अगर 4% कमीशन मिलता, तो यहां पर तो 1% कमीशन कम मिलता। यानी ये 1% कमीशन वो क्या करता, कंपनी में जमा करता। क्या करता, कंपनी में जमा करता। तो 10,000 का 1% कितना हो गया, 100। यानी वो 100 रुपया कंपनी में जमा करता। अगर टोटल विक्रेता को टोटल बिक्री पर अगर 4% मिलता तो वो 1% कंपनी में और जमा करता, जबकि कंपनी में जमा कितना कर रहा है, 31,100 रुपया। तो 100 और जमा करता तो 31,200 होता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? यानी कुल बिक्री पर अगर विक्रेता को 4% मिलता तो वो 100 रुपया अधिक यहाँ मिल रहे हैं, तो वो 100 रुपया कंपनी में जमा करता। तो कंपनी में टोटल कितना जमा हो जाता है, यानी वो कंपनी को कितना देता, 31,200। जब टोटल टोटल पे वो 4% ले रहा है तो वो कंपनी को कितना दे रहा है, कंपनी को कितना दे रहा है, 96%। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? तो आप देख लीजिए, 16 छक 96, 16 7 112, कितना हो गया, 32,000, 31,200, 31,200। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 12 8 96,
12 दूना 24, अब 12 दूना 24 हो गया, और 7 12 छक 72, 0, फिर 4 से 2 बार में 25, और 2 से इसको गुना कीजिएगा तो 1300। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 को 13 25 65 के 5 हाथ में रहा, 6 13 दूना 26 और 6 32, 00, यानी 32,500। हम ये कह सकते हैं कि उसकी टोटल बिक्री कितनी हुई, 32,500। यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं इस सवाल में कि 10,000 रुपये तक की बिक्री पर तो उसे 5% कमीशन मिलता है, और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन। यदि विक्रेता को टोटल बिक्री पर अगर 4% कमीशन मिलता तो यहाँ पर 1% कमीशन कम मिलती, यानी 1% कमीशन 10,000 का कितना हो गया, 100 रुपया। यानी ये 100 रुपया जो कम मिलता वो क्या करता, कंपनी में जमा करता। तो 31,100 रुपया पहले कंपनी को दे चुका है, 100 रुपया और देता तो 31,200 रुपया। यानी विक्रेता को टोटल बिक्री पर अगर 4% मिलते तो वो कंपनी में क्या करता, टोटल बिक्री का यानी एक्स का 96% जमा करता, 96/100। तो एक्स का 96/100 बराबर 31,200। जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आपका क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 32,500, 32,500। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। एक कंपनी अपने विक्रेता को 20,000 की बिक्री पर 8.5% का कमीशन देता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% का कमीशन देता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 42,480 रुपया देता है तो उसकी कुल बिक्री कितनी होगी। सेम एज इट इज सवाल है, यानी टोटल 20,000 की बिक्री पर 8% का कमीशन तथा उससे ऊपर की बिक्री पर 7% का कमीशन, यानी 1.5% का कमीशन कम दे रहा है। यानी 20,000 की बिक्री पर जो उसे विक्रेता को 1.5% का कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या करेगा, काटकर कंपनी को दे देगा। तो कुल बिक्री पर, टोटल बिक्री पर विक्रेता को 7% मिलेगा तो कंपनी को कितना प्रतिशत लौट आएगा, 93%। इसका 1.5% और ले लीजिए तो कितना हो गया, 300। तो ये 300 इसमें यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो आप का निकल जाएगा कि x का 93% बराबर कितना हो जाएगा, उतना को ऐड करके इसमें निकाल के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हूँ बहुत सवाल है, इसको खुद घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इसको HW में लिख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। A company allows 7% commission on the total sales to his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of 3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000, if in the second condition the salesman receive 8,000 more than the first condition, find the total sales। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 60% कमीशन देता है, यानी एक केस बन रहा है कि टोटल बिक्री पर क्या कर रहा है, 7% कमीशन दे रहा है टोटल बिक्री पर, एक केस। दूसरे केस में है कि कंपनी जो है ना 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 3,000 का वेतन दे रहा है। एक तो फिक्स है, चाहे बिक्री हो या ना हो 3,000 का वेतन, और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। दूसरे केस में है कि चाहे बिक्री हो या ना हो, अगर 10,000 रुपए तक की अगर बाई चांस बिक्री हो जाती है तो उस पर क्या करता है कि 3,000 रुपया तो फिक्स है, हो या ना हो। लेकिन अगर 10,000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पर 4% का कमीशन दे रहा है। यह अर्थ हो गया दूसरे केस में। दूसरा केस ये है, तो कह रहा है कि दूसरे केस में विक्रेता को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने, 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 800 रुपया ज्यादा मिलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको हम इस तरह से ले लें कि अगर टोटल बिक्री एक पार्ट हम ले रहे हैं, एक पार्ट ले रहे हैं, अगर टोटल बिक्री जो है मेरे दोस्त अगर 10,000 रुपया तक होती, 10,000 रुपया तक होती, इससे ज्यादा ना होती, अगर 10,000 रुपये तक होती तो यहां पर तो पहले कंडीशन में 7% मिल जाता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 10,000 रुपये पर अगर 7% के हिसाब से इसको पहले कंडीशन में मिलता तो कितने मिलते, 700 रुपये मिलते। और दूसरे कंडीशन में 10,000 रुपये तक की बिक्री पर कितना मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, चाहे बिक्री हो या ना हो। लेकिन अगर 10,000 रुपये तक की ही बिक्री होती है तो पहले कंडीशन में उसे 7% मिलेंगे, तो यानी 700 रुपये मिलेंगे। और दूसरे कंडीशन में, यानी पहले कंडीशन में उसे कितना कम दूसरे कंडीशन में उसे कितना ज्यादा मिला पहले कंडीशन से। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे कंडीशन में 3,000 रुपया मिल रहा है, पहले कंडीशन में 700 रुपया मिल रहा है, तो दूसरे कंडीशन में उसे 2,300 रुपया ज्यादा मिल रहा है। कितना, 2,300 रुपया। लेकिन कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में अंत में उसे 800 रुपये ही ज्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री होती है, जो हमें मालूम नहीं है, हम उसे मान लेते हैं कि एक्स,
10,000 रुपए से जो अधिक की बिक्री है वो क्या है, x है, मान लेते हैं। तो 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर क्या हो रहा है कि पहले उसे 7% मिल रहा था और अभी उसे क्या मिल रहा है, 4%। तो अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसे 3% का घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, 3% का घाटा। पहले 7% मिल रहा था, अब 4% मिल रहा है। यानी हर अधिक, यानी 10,000 रुपए से अधिक की जितनी बिक्री कर रहा है, हर बिक्री पर उसे 3% का लॉस हो रहा है। यानी अगर x रुपए की बिक्री कर रहा है तो x पर 3% का लॉस, ये माइनस पहले साइन दे रहे हैं, बटा 100, 3% का लॉस हो रहा है। तो 2300 में जो लॉस होते होते क्या हुआ कि उसे 800 रुपए लास्ट में बचे, बस। कितना, 800 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि 2300 में 800 को इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, घटाएंगे तो 1500, 1500 और उधर हमारा क्या हो गया 3x अपॉन 100, 3 बचे 15, 500, x की वैल्यू 50,000। यहां तक कोई दिक्कत हुई, समझ में आ गया। हम ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 10,000 रुपए तक की बिक्री होती, 10,000 रुपए तक की बिक्री होती मेरे दोस्त, तो क्या होता कि पहले कंडीशन के हिसाब से उसे 7% मिलते, यानी 700, 10,000 का 7% यानी 700 रुपए मिलते। जबकि दूसरे कंडीशन में उसे 3,000 रुपए मिले, तो दूसरे कंडीशन में पहले कंडीशन के हिसाब से उसे 2300 रुपए ज्यादा मिले, लेकिन टोटल उसे 800 रुपए ज्यादा मिले। यानी कि जब 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री हुई उस पर उसे कम मिल रहे हैं। यानी पहले कंडीशन में 7% मिल रहा था, दूसरे कंडीशन में 4%, तो उसे दूसरे कंडीशन में पहले कंडीशन से क्या हो रहा था, 3% का लॉस हो रहा था, 3% का लॉस। यानी अगर 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री अगर हम मान लेते कि x है, तो x पर 3% का लॉस, माइनस लॉस की वजह से, तो टोटल कितना 800 रुपया आया। कैलकुलेट किए x की वैल्यू 50,000। इसे देखिए मैं तो आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। किसी महीने में पहले 1,000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि दो लगातार महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 व 4,000 है तथा उसका कमीशन क्रमशः 900 और 1,300 रुपया है। पहले महीने में जो कमीशन मिल रहा है और दूसरे महीने में जो कमीशन मिल रहा है वो 900 और 1,300 है। तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि पहले महीने से दूसरे महीने में कितने अधिक की बिक्री कर रहा है मेरे दोस्त। पहले महीने में 3,000 की बिक्री कर रहा है, दूसरे महीने में 4,000 की बिक्री कर रहा है, यानी 1,000 रुपए की अधिक बिक्री कर रहा है। अगर इस क्वांटिटी को सिर्फ पकड़ा जाए, 3,000 की पहले महीने में बिक्री कर रहा है और दूसरे महीने में 4,000 की बिक्री कर रहा है, तो दूसरे महीने में पहले महीने से कितने अधिक की बिक्री कर रहा है, 4,000 का। 1,000 पर तो हमारा A% फिक्स है, यानी पहले 1,000 की बिक्री पर A% फिक्स है। अब जो भी उससे अधिक की बिक्री होगी सब पे क्या लगेगा, B% लगेगा, B% उसे मिलेगा। तो हम तो ये मान गए कि 3,000 और 4,000 में जो डिफरेंस है 1,000, उस 1,000 पर उसे B% मिलना है। कितना, B%, यानी B/100। उसे कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले 900, पहली बिक्री पर 900 रुपए मिले और दूसरी यानी 1,000 रुपया की जो अधिक बिक्री की और उस 1,000 पर जो B% मिले उसकी वजह से उसे 400 रुपया अधिक मिले। क्या मिला, 400 रुपया अधिक मिला। क्या मिला, 400 अधिक मिला। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 40। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं समझ में आई। तो एक बार और, किसी महीने पहले 1,000 पर, पहले 1,000 पर तो फिक्स है कि A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B%। तो 3,000 रुपया में से 1,000 रुपया हटा दीजिए तो 1,000 पे A%, बाकी बचे हुए 2,000 पर B%। और 3,000 में 1,000 हटा दिए, 1,000 पे तो फिक्स है A% लगना है, बाकी बचा हुआ 3,000 पर B%। उस 3,000 रुपया में से पर जो B% लगा, जिसकी वजह उस 2,000 पर और 3,000 पर जो B% लगा, तो उसकी वैल्यू जो है ना बढ़कर, अगर बाद में भी बिक्री अगर 3,000 की होती तो भी उसे प्रॉफिट 900 ही होता। लेकिन ये प्रॉफिट 900 से 1,300 इसलिए हुआ कि बाद में वो बिक्री 4,000 की कर रहा है, यानी 4,000, यानी पहले से 1,000 रुपए की ज्यादा, तो उसे 1,000 पर B% का उसे प्रॉफिट हो गया। B% की वजह से उसे 400 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, तो यहां से हमने कट कुट किया तो हमने देखा कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब यहां पर आप देखिए
आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1000 पर तो उसे ए ही परसेंट मिल रहा है, कितना ए परसेंट, यानी ए परसेंट लिखिए या ए बटा 100 लिखिए, कोई दिक्कत। बाकी उससे अधिक की बिक्री, पहले केस में 2000 की बिक्री करता है, 3000 की बिक्री करता है, तो अधिक की बिक्री 2000 और बची, तो उस पर उसे 20% मिलता है, यानी 40%, 40/100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे पहले केस में कितना मिलता है, 900 रुपया, तो 900 रुपया। ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10A बराबर कितना हो गया, 4 दूना 8, 800, 900, तो 100 हमारा बच गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 10 आ गई। तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो ये 40 और ये 10, तो 50 हो गया, सिंपल सा बात है। ए प्लस बी की मान अगर पूछ रहा है तो ये 40, बी की वैल्यू 40 और ए की वैल्यू 10, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 50%। बहुत प्यारा सवाल है, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। पहले आप इसे रोक कर खुद बनाने की कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बनाएं। 10 सेकेंड 15 सेकेंड ले, सवाल को पढ़ें, रीडिंग करें, समझें। आइए देखते हैं, एक विक्रेता को 3000 रुपए तक की बिक्री पर A% कमीशन तथा इससे ज्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7000 की बिक्री पर उसे 9600 की कमाई होती है तथा फरवरी में 8000 की बिक्री पर, यानी जनवरी में 7000 की बिक्री कर रहा है और उससे फरवरी में, यानी 2 लगातार महीने में 7000 8000 की बिक्री कर पहले 900 रुपए की कमाई कर रहा है, अब वो कितने की कमाई कर रहा है, 1110 रुपए की कमाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 3000 पर तो उसका फिक्स है A% तथा उसकी अधिक की बिक्री पर, तो पहले जो 7000 की बिक्री किया तो उस 7000 में से 3000 हटा दीजिए तो 4000 पे उसे B% मिला। यहां तक तो क्लियर है, 4000 पे उसे B% मिल रहा है दूसरे केस में। और यहां कह रहा है कि 8000 में 3000 हटा दीजिएगा तो 5000 पर B% मिला, 5000 पर B% मिला। उस B% के, यानी पहले के 4000 पर B%, दूसरे के 5000 के B% में अगर डिफरेंस निकाल दें तो आप देखेंगे कि 960 में से इतना का अगर डिफरेंस निकाल दे तो 110 और 40 150 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 1000 की जो बिक्री 1000 के B% पर उसे कितना ज्यादा मिल रहा है मेरे दोस्त, 150 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितना परसेंट से डबल जीरो खत्म कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 115। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को आप बेसिक से एक एक स्टेप लिख के 3000 पर A% बचा हुआ कितना होगा, 7000, 7000 में से 3000 ले लिया तो 4000, 4000 पे B%, फिर लिखे कि प्रॉफिट कितना हुआ 960, फिर दूसरे केस में लिखे कि 3000 पर A%, फिर 8000 की बिक्री होती तो बची 5000, 5000। आप ऐसे करके देखिए तो आप देखेंगे कि ए से ए का जो मान होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3000 ए वाला परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1000 का B% निकल के आ रहा है और इस दोनों वैल्यू का डिफरेंस ही तो आ रहा है फाइनल में। आप ऐसे ही देखेंगे तो हम उन चीजों को वहां पर बेसिक को कैलकुलेट न कर हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं कि इन चीजों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे बेसिक से एक दफा करके देखिए। अब हम देख रहे हैं कि 3000 पर उसे कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, A%, तथा बचा हुआ 7000 की बिक्री हो रही है तो 4000 पर उसे कितना मिलेगा, B% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कुल उसे कितने मिल रहे हैं, 960 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। A% से डबल जीरो खत्म, 30A बराबर डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब क्या हुआ, 960, 15 चौका 60, 600, 960 में से 660 गया तो 360। यहां तक 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ए की वैल्यू 12 या 36, यानी 12 आ गया। ए की बी की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू 12। यहां तक कोई दिक्कत है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का। तो ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 15। यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल था। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। एकदम भाषा के हिसाब से अगर आप इस सवाल को देखें, बहुत प्यारा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एग्जामिनर इन सवाल से क्या जानने की कोशिश कर रहा है समझिए, भाषा की गहराई को समझिए,
अंडरस्टैंडिंग, बार बार भाषा को आप रिपीट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देता है तथा इसके अतिरिक्त शुद्ध लाभ, यानी शुद्ध लाभ क्या है, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस पर, यानी शुद्ध लाभ पर क्या कर रहा है, 10% का बोनस भी देता है। यदि कुल बिक्री और लाभ क्रमशः, कुल बिक्री कितनी है, 10 लाख है, कुल बिक्री बिक्री 10 लाख है, 10 लाख, कुल बिक्री 10 लाख है और लाभ कितना है मेरे दोस्त, लाभ है 1,32,000। तो क्या कर रहा है कि कुल बिक्री पर 20% कमीशन देता है। तो 10 लाख का 20% अगर निकालिएगा, 10 लाख का अगर 20% अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 लाख रुपया। यहां तक कोई दिक्कत है, 2 लाख, यहां तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि इसके अतिरिक्त शुद्ध लाभ पर 10% का बोनस भी देता है, शुद्ध लाभ पर 10% का बोनस। 10% का अर्थ कितना हो गया मेरे दोस्त, 1/10, यानी शुद्ध लाभ पर, तो ये हो गया हमारा शुद्ध लाभ, लाभ पर अगर 10% का बोनस दे रहा है तो 1 का बोनस दे रहा है, तो कुल लाभ कितना हुआ होगा, कुल लाभ, कुल लाभ जो हमारा हुआ होगा मेरे दोस्त वो 10 + 1 11, जबकि सवाल कह रहा है कि टोटल लाभ जो है, कुल लाभ कितना है, 1,32,000 है। कितना है मेरे दोस्त, 1,32,000, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी 1200। यहां तक कोई दिक्कत, 1 यूनिट बराबर इतना है 1200, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,32,000, 1 0 यहाँ छूट रहा है, यहाँ 12,000, यानी उसे कुल कितने, सेल्समैन को शुद्ध लाभ पर जो 10% का जो बोनस मिल रहा है, तो उसे कितना मिल रहा है मेरे दोस्त, बोनस के तौर पर उसे 12,000 रुपये मिल रहा है। बोनस के तौर पर कितना मिल रहा है, 12,000। तो कह रहा है कि सेल्समैन की कुल कमाई कितनी है, 2 लाख, तो उसे कमीशन मिल गया, 12,000 रुपये उसे बोनस के तौर पर मिल रहा है। तो सेल्समैन की कुल कमाई कितनी होगी, 2,12,000। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। इसके आगे भी कोई सवाल है, नहीं, चलिए। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे इस परसेंटेज की सीरीज को आप लोग देखिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए, दोस्त यारों में भेजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। मैं उन कमेंट्स को जब भी देखता हूँ तो उन्हें समझता हूँ कि कहाँ कहाँ पे सुधार करनी है, किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साउंड में कोई भी इशू हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैं लगातार उसे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो इस वजह से डिले आ रहे हैं, इसका मेन वजह है कि बहुत सारी चीज़ें अभी टेक्निकल सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, टाइपिंग वाइपिंग सारी चीज़ें, क्वेश्चन मैं खुद बना कर लाता हूँ, इसकी प्रूफ रीडिंग करता हूँ, तो थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन अगर आपका साथ बना रहा, यदि आपका साथ हमारे साथ बना रहा, तो मैं रेगुलर वीडियो लूंगा, सिर्फ रेगुलर नहीं, एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक्स के वीडियो डालूंगा। जैसे परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो उधर नंबर सिस्टम से ले लूँ, या उधर टाइम एंड वर्क से, या एडवांस में से कहीं से अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री या कोऑर्डिनेट या ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, किसी को भी उठा लूँ। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।